साहित्य में या साहित्य से किसी किस्म की कोई बदमाशी होती नहीं या हो नहीं सकती। ऐसी कोई बात अगर कही जाती है तो मैं तो कम से कम ठीक नहीं The ही कह ancient सकता texts कि guide इस us here. बात में किसकी Indeed, तौहीन this ज्यादा passage है, aligns बदमाशी perfectly. But की what कि of the साहित्य alternate की। view? मेरे जानते तो साहित्य में भी और साहित्य से भी बदमाशी, बल्कि बदमाशियाँ होती भी रही हैं, होती रहेंगी भी। और कैसे कहे कोई कि होनी नहीं चाहिए। कई बार तो इतनी ज़रूरी लग सकती है ये बदमाशी, साहित्य के लिए भी और जिसके लिए हुआ करता है साहित्य उसके लिए भी, कि न हो तो अखरने लगे कि है क्यों नहीं, कि नहीं है यहाँ तो आखिर गई कहाँ। लेकिन फिलहाल सवाल साहित्यकृत या साहित्य में निहित दिल सन्निहित की बस्ती में किसी गजाल का दिया बदमाशी जलाया, या बदमाशी हर की शब किसी उसकी कसम याद का में नहीं अश्कों है। और फिर भी अभी तो प्यार की सवाल राह ये पर है बढ़ते गए कि क्या हैं। बदमाशी से भी साहित्य संभव है? Come. संभव है क्या get कि you up. बदमाशी में भी साहित्य बन पड़े कि रचने का रोग लग जाए, बदमाशी को और बच न पाए बेचारी। जिन कुछ एक रचनाकारों के चलते इस सवाल का जवाब हाँ में है, उनमें से एक है तेग अली तेग, जिन्होंने बदमाशी को कविता में ही और खूब खुलकर खर्च करके उससे एकदम से खाली हो जाने का, मुक्त हो लेने का नायाब सा एक उपाय निकाला। ऐसे इस बिरले से कवि के बारे में और उसकी विरल की सी कविताएं के बारे में कुछ बातें करनी है। और यकीन कीजिए कि कुछ बातें करनी है, ये जो कुछ है उसका मतलब सच में। अब अगर सवाल हो कि क्यों, तो उसका एक सचता सा जवाब तो यही है कि इसीलिए उनकी रचनाएं में तेग अली कुछ ही नहीं। हो सकता है कि बहुत भी नहीं, लेकिन जो सामने हो वे उनकी खुद तेज रचने और उनमें समाये 200 के करीब शेर। लेकिन आप जानते हैं कि साहित्य में मानना किसी की थॉट की रचनाएं बातचीत किसी की हालांकि एक बात और है कि बातचीत की गुंजाइशों के नाते ही कोई रचना बढ़ती हो जाए, ये जरूरी नहीं। बल्कि रचना बहुधा कहीं न जाएगी और समूची मन ही मन रहती खामोश चली जाएगी। The ancient texts guide us here. Indeed, this passage aligns perfectly. But what of the alternate view? तो गिनती की कुछ ही जो बातें हैं मेरे पास, दिल इनमें की से बस्ती एक में तो ये गजाल है का कि दिया तेग जलाया, अली कवि हैं। हर शब ये तो उसकी खैर याद उनकी में अश्कों कविताएं और फिर भी कहती प्यार हैं, की राह पर लेकिन बढ़ते जैसी गए कविताएं हैं। वे हैं जिस तरह उनका वैसी कविताएं Let's get होना you उस तरह ये भी कहता है कि वे कवि ही नहीं हैं, वह भी हैं जिसके नाते उनकी कविता किताब का नाम बदमाश दर्पण है। बदमाश दर्पण की कविताएं मनवा ही लेती हैं लगभग कि इस दर्पण में जिसकी छवि है वह कवि के खुद की है। जिस वाली बदमाशी से ये कविताएं रची गई हैं वह कवि की अपनी है, और इससे जाहिर है कि कवित्व में व्यक्तित्व का घुल जाना जिसे कहते हैं, उसे तेग अली के वार्ताकारों ने तेग अली की कविताएं में पूरी तरह से घटित पाया। बदमाश दर्पण के संपादक व्याख्याकार श्री नारायण दास ने उनके व्यक्तित्व की जो छवि प्रस्तुत की है, जिसके आधार पर ही इस पुस्तक के पृष्ठ की रचना की गई है, वह छवि उनकी गजलों से ही झलक आई। छह फुट ऊंचा कद, सर पर छोटे घुंघराले बाल, समुद्री पन्ने का सांप, बिच्छू के डंक की तरह नुकीली चढ़ी हुई मूंछें, सांप की तरह सांवले रंग की चिकनी चमकदार, शरीर पर रेशमी लाल कमर में बनारसी सेंधे का कसा हुआ पेट, पेटे में भूसा आभूस की मुठ्ठी, ईख के धार का बिछुआ, हाथ में टीके से हाथ कर चिपक के मिर्जा की बांस की मुट्ठी, जिसे पट्टी प्यार से तेल मिला मिला कर पाला गया। जेठ बैसाख की कठी, सावन भादव की छठी और माघ की कट्टकंधा की ठंड में भी नंगे बदन। प्रस्तावना बदमाश दर्पण, संपादक नारायण दास, विश्वविद्यालय। The ancient texts guide us here. Indeed, this passage aligns perfectly. But what of the alternate view? कविताएं से गुजरे तो उनकी यह तस्वीर जो खींची गई है, भरसक तो उसका समर्थन कर पाएगी। वैसे भी यह मानने नहीं कविता अपने कर्ता के ज्यादा करीब होती है
यही वजह है शायद कि जब हम कहते हैं उपन्यासकार या नाटककार तो उसमें विधा का नाम उपन्यास या नाटक पहले आता है। जब कहते हैं कविता तो विधाता का नाम कवि पहले। दिल की बस्ती में गजाल का दिया जलाया हमने, हर शब उसकी याद में अश्कों और फिर भी प्यार की राह पर बढ़ते। This is for you. जाहिर है कि Bless ऐसे you, में son. इंदुमती Come, के मृत्यु शोक let's से get you up. अज रोया या तो There you रोया go. जैसे सवाल कवि से ही किए जा सकने लायक है। क्यों ही नहीं है कि निबंध अगर निबंधकार हो उसके मन मिजाज को बदलता है तो उसे अलग से व्यक्ति व्यंजक के विरुद्ध से नवाजा जाता है, लेकिन कविता का कविता होना ही कवि व्यंजना के लिए काफी मान लिया जाता है। ऐसे में ऐतराज के लायक यह भी नहीं है कि न कौनो काम करी न नौकरी बा कबू बैठ के धूप रसली रजा बटन बाटी। जैसे किसी शेर के आधार पर न सिर्फ यह मान लिया जाता है कि एक दिन के बाद जीवन यापन वैध को रोजगार यह भी मान लिया जाता है कि तब राजा दरवाजा मोहल्ले में जुए का जो अड्डा चलता था उसमें रुपल्ली में अंधेरी की हिस्सेदारी तेग अली की थी। इस आधार पर मान लिया जाता है, इस आधार पर कि उनका एक शेर है कि द्वारे राजा की हुआ परलवा जान स्लैश रजा अंधेरी का पत्नी हमार पड़ता है। ये मान लेना बदमाश का जो खिदमत हो जैसे यह कि जाने किस वस्तु के अवतार की वजह आज कर लेकिन यह जो कविता के मैं का मतलब The कभी ancient मान texts लेना है, guide us here. उसे एकदम Indeed, से मान this लेने का passage aligns और सिरे से perfectly. मना But कर what of the देने का alternate view? मन नहीं बनता। संयोग से तेघली को लेकर एक दूसरी तरह की मान्यता भी मौजूद है। रुद्र काशिकीय ने नारायण दास संपादित बदमाश दर्पण के 37 से 38 साल पहले प्रकाशित तेग अली और काशिका में गुंडई को तेग अली का पेशा मानने से असहमति जताई है। प्रस्तावना बदमाश दर्पण संपादक नारायण दास विश्वविद्यालय प्रकाशन प्रथम संस्करण 2002 पृष्ठ 10। इस दिल की बस्ती में गजाल का दिया जलाया हमने, हर शब उसकी याद में अश्कों और फिर भी प्यार की राह पर बढ़ते। This is for you. Bless you, son. Come, अन्य साधन का let's get you उल्लेख किया। अन्य साधन के उल्लेख के न होने या अन्य साधन के ही न होने का सीधा सा मतलब क्या यही है कि तब वह साधन शिकैती है, वसूली है, इसलिए कि उनकी कविता में उसका जिक्र है और मैं से जुड़ कर जिक्र है। यह भी कोई बात हुई कि कवि के मैं को केवल और केवल कवि का ही मैं मान लिया जाए। संभव है क्या कि काव्य वस्तु से दूरी बढ़ती ही न गई हो और कविता हो गई हो? और कवि तेग अली का मैं केवल तेग अली का नहीं है, यह तो साहित्य इतिहास प्रमाणित है। जयशंकर प्रसाद ने सप्रसंग बताया है कि तेग अली ने अपनी कविता के जरिए जिनके मैं का बखान किया था, जिनके उनमें एक थे बाबू नन्हकू सिंह। 1922 में प्रकाशित गुंडा कहानी में प्रसाद ने नन्हकू सिंह का जो छवि खींचा है उसे देखने को पाएंगे कि उसके कई राह, उसकी कई रेखाएं तेग अली की कविताएं से ली गई और वो बदमाश दर्पण Ancient texts guide us here. Indeed, this passage aligns perfectly. But what of the alternate view? जो गिरे हुए प्रतिद्वंद्वी पर शस्त्र नहीं उठाता था, जो निर्बल का बल था और तब जिसे गुंडा नाम दिया गया था। कथानिका संपादक विश्वनाथ सिंह, वाणी मंदिर, प्रतापगढ़। दिल की बस्ती में गजाल का दिया जलाया हमने, हर शब उसकी याद में अश्कों और फिर भी प्यार की राह पर बढ़ते। This is for you. Bless you, son. Come, let's get you up. कि न गुंडा There का you go. वही अर्थ रह जाता है जो है न बदमाश का। हालांकि इसमें एक पेच पर है कि गुंडा अगर काशी का हो तो बनारस का बदमाश। तब जब तब भी काशी का होगा, तब भी बनारस का बदमाश।
और एक बात जो ते गली की कविताई में बिना उतरे ही कहनी है मुझे, ये कि वो उन सदा स्वल्प कवियों में से हैं जिन्हें कालजय हासिल है। अपनी कविताई के नाते तो बाद में, इस नाते तो निस्संशय कि वो भारतेंदु मंडल में शामिल थे। ये कोई छोटी बात नहीं है, इतनी बड़ी बात है कि ते गली के कवित्व पर संशय करे कोई, तो वो कोई समझ के चाहे जिस पायदान पर हो उसकी समझदारी पर ही संशय हो आए। एक बस इस बात से कि ते गली भारतेंदु के प्रिय कवियों में से एक है। जिसे एक काल्पनिक मुशायरे को प्रस्तुत किया है भारतेंदु ने, उसमें बाकी शायरान लाला साहब और ललाइन साहिबा और शोहदा साहब और कब्रिस्तान के फकीर, मरघट के बाहमन कवि, सबके लिए भारतेंदु ने अलग अलग मन मिजाज की कविताएं तो अपने तैयार की हैं, लेकिन उन सब के समानांतर बनारस के भेवा कवि या कवियों के लिए ते गली की एक दो नहीं 4-4 गज़लें उठा ली हैं। और किसी ने ध्यान नहीं दिया, ते गली के संपादकों ने भी नहीं, कि ना सिर्फ भेवा कवियों में से एक के लिए ते गली की 4 गज़लें या 4 भेवा कवियों के लिए ते गली की एक कर 4 गज़लें भारतेंदु ने ली हैं, बल्कि इन भेवा कवियों से भिन्न बैसवारे के तिलंगा भाई के लिए भी उन्होंने एक गज़ल का इंतजाम ते गली के ही खाते से किया है। इस गज़ल को भी जोड़ ले तो उनकी उपलब्ध गज़लों की संख्या 23 से बढ़कर 24 हो जाती है। बदमाश दर्पण में ये शामिल नहीं है, इसलिए और सनद रहे, इसके लिए यहाँ ते गली की गज़लों में एक का इजाफा करने वाली ये पूरी गज़ल प्रस्तुत है। फुरे कहत हों मोहिते जो जय हों रिसाए के, भरुका माँ बिख भरा है मैं मरी जय हों खाए के, सारन के आज सार में भवरी बताए के, लहों करेजा दूध बकेना पियाए के, हरिहान माँ जो रात के रही हो तू आए के, दई हो उकाव गोहूं कतुम कय उठाए के, सूरज के कुछ नलीन न तुम्हन गुनहगार, काहे का हमके मारत हो घामे डहाए के, बौरान रोज फिरत हो बारी बगैचा में, टोला माँ हमरे आयब न एक दिन भुलाई के, घर हूँ न आए तेग का दर्शन नहीं हो देत, औरन ते तो मिलत हो रजा धाय धाय के। जिसकी 5-5 गज़लें बेशक नाम झाप के साथ, लेकिन एक काल्पनिक मुशायरे के काल्पनिक शायरों के इस्तेमाल के लिए ले ली जाए। साधिकार भारतेंदु का ऐसा अपनत्व जिसे हासिल हो नहीं सकता कि कवि के रूप में उसे कालजय हासिल होने से रह गई हो। ध्यान इस ओर भी जाना चाहिए कि भारतेंदु ने इन कविताओं को गुंडों की बोली की कविता तो कहा है, गुंडे की बोली की कविता नहीं कहा है। जो बोली है वो गुंडों वाली है ये कहा है, जो बोल है वे गुंडों वाले हैं ये नहीं कहा है। यही नहीं, इस मजाकिया से मुशायरे में शामिल और शायरों की शायरी भी ध्यान से सुने तो पाएंगे कि ते गली की कविताई के ही मन मिजाज से मिलती जुलती है। इस मन मिजाज को ही हथियार बनाकर और बड़ी होशियारी से इस मुशायरे को शुरू में ही चिड़ी मारों के टोले में मुफ्तखोर शायरों की जुटान बताकर भारतेंदु ने व्यवस्था को भरमण लपेट सकने की राह बना ली है। गल्ला कटे लगा है कि भैया जो है सो है, बनियन का गम भवा है कि भैया जो है सो है, कुप्पा भये है फूल के बनिया बफरते माल, पेट उनका दमकला है कि भैया जो है सो है, और लिखाए ना ही देतियों पढ़ाए ना ही देतियों, सैया फिरंगिन बनाए ना ही देतियों, लहंगा दुपट्टा नीके न लागे, मेमिन का गौन मंगाए ना ही देतियों, और रेखती फेंकती सबसे अलग माशूक को ही कोसती, फिर उन्हें हैजा हुआ, फिर सब बदन नीला हुआ, फिर न आने का मेरे घर में नया ही हीला हुआ। जैसी तेजवंत पंक्तियां भी ते गली की सर्वाधिक उपस्थिति वाले इसी मुशायरे से चलकर हिंदी साहित्य इतिहास में दर्ज हुई। ये अलग बात है कि चाहे जिस गफलत में खुद ते गली साहित्य इतिहास में दर्ज हुए न हुए। और यही नहीं कि केवल भारतेंदु से ते गली को ये अपनत्व अपने बाद के कवि जयशंकर प्रसाद से भी हासिल हुआ, जिन्होंने गुंडा कहानी के, और ईश्वर चंद्र सिन्हा से भी हासिल हुआ, जिन्होंने अपनी भोजपुरी कहानी भैरवी के साज संपन्न रामबली पांडे, भोजपुरी संसद जगतगंज वाराणसी प्रथम संस्करण संवत 2064 के ताने बाने का बहुत कुछ ते गली की कविताई से ही तना बुना है। और सच पूछिए तो भगवती चरण वर्मा की कहानी दो बांके के तार भी एक अलग अंदाज में जुदा देश और जुदा काल के तकाजे को दर्ज करते हुए, लेकिन फिर भी ते गली के काव्य नायक से जुड़ते जरूर हैं। वर्मा के दिखाए हम देख पाते हैं कि एक तरफ अगर बदमाश और गुंडा जैसे कुनाम के बावजूद काशी से जुड़े प्रसाद के ननखू सिंह हो, या ईश्वर चंद्र सिन्हा के बल्ली बाबू या बचऊ महाराज, या ते गली के काव्य नायक
सभी अपने अनधीर प्रेम और पराक्रम से दिल जीत लेते हैं। तो दूसरी तरफ बांके जैसे सुनाम से लैस होने के बावजूद लखनऊ के नफासती उस्ताद भी हैं जो बड़बोल बहादुरी के विदूषक बनकर रह जाते हैं। दो बांके कहानी के अंत में जो देहाती आता है, जिसके एक ही महावाक्य ने पुल के दोनों तरफ के बांके उस्तादों और उनके शागिर्द शोहदों का मुलम्मा उतार कर रख दिया, वही है वो जिसे अविलग होने के चलते ननखू या बल्ली या बचाओ फिर भी नायक बने रहते हैं, और वही है वो जिसे विलग होने के चलते अपनी अपनी जीत मनाते दोनों तरफ के दोनों बांके सदल बल चारों खाने चित पाए जाते हैं। तेग अली के काव्य नायक के पास अपने प्रेम व्यवहार में एक जो दबंगई का तत्व है, उसके नाते ही नहीं, उसमें एक जो देहातीपन है, उसके नाते उसने अपने कवि को कालजय दिलाने में सफलता पाई है। लेकिन इस काव्य और काव्य नायक की बात बाद में, अभी तो यही कि कवि के रूप में उनकी महत्ता को इस बात से भी जोड़कर देखना चाहिए कि उनकी इन 2 ही दर्जन गजलों को अब तक 4 बार संपादित प्रकाशित किया गया है, और हर बार इसका बीड़ा साहित्य के किसी न किसी धीर धुरंधर नहीं उठाया है। पहली बार भी वो 1895 ईस्वी में बदमाश दर्पण के नाम से ही, और कवि के नहीं, कवि के समकालीन भोजपुरी के ही एक दूसरे कवि रामकृष्ण वर्मा बलबीर के प्रयत्नों से प्रकाश में आया। भोजपुरी के कवि और काव्य श्री दुर्गा शंकर प्रसाद सिंह, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद, प्रथम संस्करण 2001। एक तो समकालीन, दूसरे स्वयं भी कवि, फिर भी प्रकाश में लाए किसी और को ही, कवि को ही इसमें मोह न नारी नारी के रूपा की जो पलट सी प्रतीति है, वो कवि के रूप में तेग अली के चाहे जिस आधार पर, लेकिन कवि परंपरा में कुछ हटकर होने की सूचना तो देती ही है। वर्मा जी काशी से निकलने वाले साप्ताहिक भारत जीवन के संपादक थे, रत्नाकर जी जैसे सिद्ध कवि के गहरे मित्रों में से थे, और बलबीर उपनाम से भोजपुरी में बिरहा नायका भेद के रचयिता के रूप में उन्होंने स्वयं भी कोई कम ख्याति अर्जित नहीं की थी। तेग अली को जो उनका समर्थन था, वो कितने समर्थ कवि का समर्थन था, इसे समझने के लिए इस बलबीर कवि से प्रोषित पतिका का एक बखान सुनते हैं। फूली है अनरवा सेमर कचनरवा, पलसवा गुलबवा अनंत, बिरहा का बिरवा लगायो बलबीरवा, से फूली है जो आई है बसंत। रजवा करत है मोर रजवा मथुरवा में, हम सब भैले फकीर, हमरी प्रीतियां निबाहे कैसे ऊध हो, बलबीरवा के जाति अहीर। एक पंडित पुरुषोत्तम लाल दवे ऋषि हुए 1942 के आसपास, खुदा की राह पर के संपादक। बताया जाता है कि उन्होंने भी बदमाश दर्पण का संपादन किया था। प्रस्तावना: बदमाश दर्पण, पृष्ठ 12। ये किसी के देखने में नहीं आया। दवे जी के बारे में भी खास कुछ पता न चला, सिवाय इसके कि अमृतलाल नागर ने उनका जिक्र रामविलास शर्मा पर केंद्रित अपने संस्मरण 30 बरस का साथी में अपने एक मित्र के रूप में किया है। बताया है कि उनके संपादन में बनारस से निकलने वाला पत्र खुदा की राह पर पाक्षिक था, हास्य रस का था, और उन्हीं के सुझाव पर नागर जी ने अल्लाह दे नाम से एक पाक्षिक पत्र की योजना बनाई थी, और लखनऊ से इसके 3 अंक भी निकाले थे। ये भी बताया है कि दवे जी का दिया ये अल्लाह दे नाम न उन्हें न उनके मित्रों को पसंद आया था, सो बाद में उन्होंने इसे चकल्लस नाम से निकाला था। लेकिन आप काशिका के भूगोल से बाहर की प्रतीति देने वाले दवे आस्पद पर गौर करें, और ऋषि उपनाम पर, और इन ऋषि संपादित खुदा की राह पर, और उनके सुझाए अल्लाह दे पर, तो मानेंगे कि काशिका के कवि तेग अली से उनके जुड़ने का खास ही कोई मतलब रहा होगा। बदमाश दर्पण अभी जिस रूप में हमारे सामने है, नारायण दास द्वारा संपादित होकर और 2002 में विश्वविद्यालय प्रकाशन से प्रकाशित होकर, उसका आधार 1964 में ज्ञान मंडल से प्रकाशित पंडित शिव प्रसाद मिश्र रुद्र काशिकेय द्वारा भाष्य सहित संपादित तेग अली और काशिका पुस्तक है। प्रस्तावना: बदमाश दर्पण, पृष्ठ 12। ये भी अब अनुपलब्ध है, और अगर मिल जाए तो इसका पुनः प्रकाशन इसलिए भी जरूरी है कि ये न केवल तेग अली के बल्कि काशिका के भी, भोजपुरी के भी हक में है। बहती गंगा के सर्जक के रूप में आप जानते ही हैं कि रुद्र जी ने स्वयं भी कालजयी हासिल की है, और गुरु बनारसी के तौर पर भोजपुरी कविता को भी उन्होंने अपने अनोखे अंदाज से संपन्न किया है। न रखिए रमौलीन न अंखिए लड़ौलीन, गुरु जिंदगी का मजा कुछ न पौलीन, कबो राम का नाम लहलीन नमन में, न रामा का सूरत रचौलीन नयन में, भवन में न रहलीन बिहरलीन न बन में न मेले में जमलीन न रमलीन होरन में, हमेशा बखत मार के मन बितौलीन, गुरु जिंदगी का मजा कुछ न पौलीन। भोजपुरी के कवि और काव्य, पृष्ठ 235-36। वैसे बदमाश दर्पण का उपलब्ध जो संस्करण है, वो भी अपनी टीका, भाष्य और व्याख्या सहित न सिर्फ तेग अली को बल्कि काशिका को भी भोजपुरी के अन्य रूपों से उसकी विभाजक विशेषताओं के साथ समझने के आधार ग्रंथ जैसा उपादेय है।
भाष्यकार नारायण दास न सिर्फ विधिवेत्ता और काशिका सहित हिंदी, उर्दू, बांग्ला और अंग्रेजी के मर्मज्ञ हैं, बल्कि काव्य संस्कार उनके खून में है। वे कविवर रत्नाकर के पौत्र हैं। प्रकाशिकीय भूमिका पुरुषोत्तम दास मोदी, बदमाश दर्पण, पृष्ठ 6 और बदमाश दर्पण का ये संस्करण इस सब कुछ से लाभान्वित है। तेगली की कविताई में उतरने के पहले की ये थोड़ी लंबी खिंच गई चर्चा महज इसलिए कि ठीक से नहीं भी उतर पाए तो क्या, जो उतरे हैं उसमें उनकी पंक्ति में लग लेना भी एक मुश्त खाक है, मगर आंधी के साथ है वाले एहसास से भर देता है, तर कर देता है। वैसे एक खास ही खुशी की बात भोजपुरी के हिस्से की भी है। आप जानते हैं कि जिन्हें भोजपुरी के पहले कवि के रूप में हम जानते हैं, कबीर, शुरू में उन कबीर की कविता को भी ऊंचे दर्जे की कविता कहने में विद्वत जन को दिक्कत पेश आई थी। इसी प्रकार उन्होंने हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद के कुछ सांकेतिक शब्दों को लेकर अद्भुत रूपक बांधे हैं, जो सामान्य जनता की बुद्धि पर पूरा आतंक जमाते हैं। अनेक प्रकार के रूपकों और अन्योक्तियों द्वारा ही इन्होंने ज्ञान की बातें कही हैं, जो नई न होने पर भी वाग वैचित्र्य के कारण अपढ़ लोगों को चकित किया करती थी। आज चंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास, लोक भारती प्रकाशन, 17वां संस्करण 2021, पृष्ठ 51। इसलिए भी शायद कि जिस तरह की होकर कोई कविता होती है, सुधी जन के लायक, आमतौर पर उस तरह की कविता कबीर की नहीं है। और ये संयोग मात्र नहीं है कि जिन्हें हम भोजपुरी के पहले गजलगो के रूप में जानते मानते हैं, तेगली, उनकी गजलें भी जिस तरह की गजलों की आदत रही है हमें, एकदम से उसी तरह की गजलें नहीं है। ये दोनों बातें मिलकर ये सुअवसर तो देती ही है कि कह सकें कि भोजपुरी के भीतर ऐसा कुछ जरूर है जो लगी लीक से हटकर चलने को कहता है। कहता तो खैर है ही, कोई सुने न सुने। यही नहीं केवल कि भोजपुरी गजल के इतिहास में प्रायः पहला नाम तेगली का है, ये भी कि वे पहले मनई हैं जिन्होंने गजल और भोजपुरी दोनों को एक दूसरे के काबिल किया, दोनों में एक दूसरे की ग्राहकता जगाने को जरूरी जाना। तेगली की गजलगोई से गुजरना केवल गजलगोई से होकर गुजरना नहीं है, खास भोजपुरी की और उसमें भी खासम खास काशिका की बनारसी भोजपुरी की गजलगोई से होकर गुजरना है। आई होगी गजल फारस से, लेकिन तेगली के यहाँ वो खांटी काशी की होकर है। गंगा के पार गैबी पे, नदी के तीर, राजा दरवाजा बहरी और लक्सा पर और गलियों में गंगा की रेती पर मेले तमाशे में तहरकदमी करते हुए, गुरबा मंगल मनाते हुए, काशी के ही रिखई तमोली और नरकू, चिथरू, पनारू, चिरकिट, घुरपत्री और खड़कू की चर्चा चलाते हुए, साकी शराब मैखाने के बजाय भंग की तरंग में, काशी की आवाज में, काशी के अंदाज में, बात बात में रामधय से, राम की सौगंध से संपन्न होकर, तिगलैले रामधय हमहू के सैकड़न खेवा, रहले संग जे राजा हमार बहरी ओर, कहले रामधय बूटी के तार में राजा, मिले के तेग से अब विचार बहरी ओर। तेगली की चर्चा इस लिहाज से भी काफी होती रही है कि इस मुसलमान कवि के अभिव्यक्ति विधान का जो बीज शब्द है वो यही रामधय है, जो जरूरत पड़ने पर रमधय होकर भी है। राम की सौगंध उनके यहाँ लेने देने दोनों के काम आता है। जरूरत आन पड़े तो गंगा और तुलसी उठाकर गणेश और दुर्गा की भी कसम देने दिलाने को तैयार। गंगा उठावो तुलसी और सोना तैयार बा, अब केहू से हसब ना केहू से मिलल करब। पुत्री गणेश किरिया जे करबो कहल हमार, तो हसे अलग ना आँखी से हम एक पल करब। दुर्गा उठावो नाही तब बिछुआ घुसेरी ला, सबके छलब न तेग के रामधय छलल करब। काशी, प्रयाग, मथुरा और द्वारिका का जिक्र तो है ही, महावीरी टीका का भी है, इंदर और उनकी अप्सरा का भी है। गोहार में गोजी चलती है तो कवि का कहना है कि उसने आकाश में अपने अपने विमान लिए देवताओं को खड़े होकर देखा है। बेवान देखली है सज्जय आकाश में बठाड़, चले लगलहा जे सिंघा गुहार में गोजी। राग के इस रंग में ऋषि मुनि की दशा में पहुंच जाने का भी जिक्र है, धुनी रमाने का भी है। रिखी मुनि से तो तोहरे बदे बढ़ल बाटी, न दाना खात है या पियत न जल बाटी। तोरे द्वारी पे धुनी रमाई जीव में बा, अतिथि जोगी तो तोहरे बदे भयल बाटी। ऐसे में एक सामान्य सा निष्कर्ष जो निकल ही आता है वो ये है कि तेगली रागमिक सहिष्णुता के कायल हैं और इसके जरिए भी वे कायल करते हैं, और उससे भी बढ़कर रहीम रसखान के पथ पथिक हैं। बेशक इससे इनकार का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अपने इस रामधय को या गंगा को या मथुरा या प्रयाग को अपनी कविताई के लिए तेगली हिंदू धर्म से ले रहे हों, ऐसा नहीं है। इन्हें वे उस देश से ले रहे हैं जिस देश के माटी पानी से वे बने हैं, जिस देश के माटी पानी में वे सने हैं। मथुरा की माटी जिस देश की माटी है, प्रयाग का पानी जिस देश का पानी है। काशी के या द्वारिका के नाम जप के लिए कवि का केवल हिंदुस्तानी होना, केवल बनारसी होना ही काफी है और होना चाहिए। इस संदर्भ में उसके हिंदू या मुसलमान होने का न तो कोई अर्थ है न होना चाहिए। बात बस इतनी सी है कि ये जो वृंदावन है और ये जो तेगली है, दोनों एक ही देश के वासी निवासी हैं, इसलिए और इसीलिए साथ साथ हैं।
यही नहीं, तेगली खास काशिका के हैं, इसलिए वृंदावन भी उनके साथ वृंदावन होकर नहीं, बिनरावन होकर है। ये तो हुआ देश का नाता, एक नाता काल का भी है। तेगली जिस काल की काशिका के कवि हैं, रामधय उस काल की काशी की जुबान पर है, इसलिए तेगली की जुबान पर भी है। अब की काशिका की जुबान से ये रामधय लगभग गायब है, और काशिका से गायब है तो हिंदू के यहाँ से भी गायब है, मुसलमान के यहाँ से भी गायब है। दोनों के यहाँ से उसके गायब होने की एक ही वजह है नहीं तो होनी चाहिए कि वो काशिका से गायब है। कहना यह है कि कोई कवि हिंदू होकर इस्माइल के संदूक और कारून के खजाने का जिक्र करता है, कोई कवि मुसलमान होकर प्रयाग वृंदावन का जिक्र करता है। इतनी सी बात पर गौरवान्वित जैसा कुछ होने लगता नहीं कि बनता है। ये सहज नहीं है, अगर स्वाभाविक नहीं है, अलग से खुश होकर दिखाने लायक है ये, तो ये चिंता का विषय है और भारी चिंता का विषय है। मुझे नहीं लगता कि रहीम रसखान और तेगली जैसे कवियों को रामकृष्ण, गंगा, यमुना, द्वारिका, प्रयाग जैसे भारत वैभव को सांप्रदायिक सद्भाव जैसी टुच्ची चीज की भेंट चढ़ा देना चाहिए। माफ कीजिएगा, लेकिन सद्भाव अगर सांप्रदायिक हो तो उसे टुच्चा तो कम से कम कहना ही पड़ता है। भूलना नहीं चाहिए कि हिंदू अगर मुसलमान के प्रति, मुसलमान अगर हिंदू के प्रति सहिष्णु है, तो इसका केवल और केवल एक ही मतलब है कि दोनों एक दूसरे को सह रहे हैं। तो ये सवाल इन दोनों की पूंछ से बंधा हुआ है कि कब तक, कहां तक। शुक्र है कि तेगली सहकर रह जाने वाली बिरादरी के नहीं है, और नहीं है तभी तो कवि है। ऐसा भी नहीं कि जिस नजाकत, जिस नफासत के लिए जानी जाती है गजल, उसे दबंगई का जो तड़का दिया तेगली ने, इश्क की नरमी में अपने मिजाज की जो गर्मी मिलाई और सुखन अज जनान गुफ्तन को एक तरह से मर्दान गुफ्तन में बदल दिया, उसे सर्वत्र सराहना ही मिली हो। नुक्ते के हर हेर फेर को हराम मानने वाले मानिंद अदीबों ने तेगली और उन जैसों को शायद ही कभी कोई भाव दिया हो, लेकिन इसके साथ ही ये भी नहीं लगता कहीं किसी ओर से कि तेगली और उन जैसों ने खुद भी उन्हें कभी कोई भाव दिया हो। तेगली की कविताई में जिसका माशूक के तौर पर जिक्र हुआ है वो पुरुषवाची है, और कहते हैं कि अदब में इसकी भी एक अच्छी खासी परंपरा रही है। लोक लीलाओं में को अब भी है कि स्त्री लीलाओं में स्त्रियां ही पुरुषों की भूमिका निभाती हैं, पुरुष लीलाओं में पुरुष ही स्त्रियों की भी भूमिका निभाते हैं। साहित्य की इस दुनिया में जब कबीर कहते हैं कि राम मोरे पीव मैं राम की बहुरिया, तब भी, और प्रसाद जब कहते हैं कि शशि मुख पर घूंघट डाले, आंचल में दीप छिपाए, जीवन की गोधूली में कौतूहल से तुम आए, तब भी उनकी लैंगिक चेतना को लेकर सवाल नहीं उठाए जाते। साहित्य को छोड़िए, हमारी जो भाषा है, जिसमें हमारा साहित्य है, वो भी इस सवाल का जवाब देने में बहुत रुचि नहीं रखती कि एक ही चीज क्यों कर ग्रंथ होकर पुल्लिंग है और पुस्तक होकर क्यों कर स्त्रीलिंग। ऐसे में जो कवि है, जिसे प्रजापति का रुतबा हासिल है, जिससे उम्मीद की जाती है कि रुचे इस विश्व को बदल दे, उसे अगर लगता है कि आदमजाद की लैंगिक चेतना को झकझोरते रहना है विधिवत और विविध, तो एक दफा सोचना जरूर चाहिए कि स्त्री या पुरुष को लेकर लैंगिक विमर्श जिस हिसाब से ज्ञान के अन्य अनुशासनों में चल रहा है, साहित्य के इलाके में भी उसे क्या उसी हिसाब से चलना चाहिए। बहरहाल इस सब से अलग एक बात ये भी है कि समाज में समलैंगिक आकर्षण भी कोई अनसुनी अनजानी चीज नहीं है, और जिन्हें कविताओं में उनके देश काल को पढ़ने का शौक कविताएं पढ़ने से बढ़कर है, वे कह सकते हैं कि संभवतः तेगली के समय यहाँ भी इश्क ही है, आशिक है, माशूक है, हुस्न है, और उसके तमाम सारे जोर जुल्म है, जलवे हैं, बेकरारी है, शिकवा शिकायत है, जलन है, उल्हाने हैं, और भी जो होता है। लेकिन प्रायः सर्वत्र दिल की बस्ती में गज़ाल का दिया जलाया, हर शब उसकी याद में अश्कों, और फिर भी प्यार की राह पर बढ़ते, जैसे है वैसे ही है। भीतर कुछ रख लिया गया नहीं है, छिपाकर, छोड़कर, छिन गंगाकर कहा गया कुछ नहीं है, और जो उफन कर है सबसे ज्यादा उघर कर वो ये कि शौर्य सौंदर्य के सामने नतमस्तक है। सुनरका सारे गिरावेले हमके गोड़े पर, कहे के बांका बहादुर हई आ मल बाटी, मिलावे वाला केहू आंख बाना जानला से, तोहरे गोड़े पे देखा रजा खसल बाटी, जेहल में तोरली है बेड़ी और हथकड़ी डंडा से, तोहरे जुल्फी के फंदा में हम फसल बाटी। बार बार और तरह तरह से उभर आती है ये बात कि हम झारे वाला बाटी हजारन में रामधे पे राजा तो से बैंत मतिन थरथराईला, कि लगावे वाला हजारन में हई जानला, रहीला गोड़े पे तोहरा खसल सुना तो सही। ताकत की बात बहुत है इन गजलों में, और ताकत को और ताकत मिल जाती है जिन चीजों से, छुरी, कटारी, खंजर, करौली, बिछुआ, तलवार, गोजी, चक्कू, बंदूक वगैरह वगैरह, उनकी भी भरमार है। लेकिन अमूमन तो ये सारे हथियार माशूक के ही हवाले हैं। उसका दूसरों से आंख लड़ाना कलेजे पर जहर की छुरी चलाने जैसा है, वही बिछुआ को धार देता रहता है। उसी के पास है जहर बुझी तलवार, इस सुरमा आंख में नाही तू घुलावत बाटा, दुतरफी बिछुआ पे ई बाढ़ चढ़ावत बाटा।
अतरी देही में नाही तू लगावत बाटा, जहर के पानी में तरुआर बुझावत बाटा। जाहिर है कि जो हथियार है वे उठा लिए गए नहीं, डाल दिए गए हथियार है। कुल मिलाकर जो कथा बनती है वो बदमाशी की नहीं है, बदमाशी से बहरी आने की है, गुंडागिरी के छट्टे छूट जाने की है। प्रेम की ही वो अकथ कथा है और अथक भी, जिसका रंग चढ़ जाए तो सारी रंगबाजियों के सारे रंग उतर जाएं। फिर तो काशी पराग मथुरा जगन्नाथ द्वारिका, बरसन से हम फिरत हई धावल तोरे बदे। और रोज खोजीला नाही मिलत बुरा हो लगती, तेग के लट्टू मतिन काहे न नचावत बाटा। और शहर में बाग में ऊसर में बन में धरती पर तू देख ले हवा बवंडर मतिन फिरत बाटी। और माथा पटक पटक के रोईला तोरे बदे, ई आँख दुओ भादो आसावन बा आजकल। और पांचों पकवान नीक नाही लागत बराम थे, तिल के चेहरा के तोहरे तेग भुखायल बाड़े। इस भूख भुखायल से जुड़ी एक बात ये भी है कि तेगली के यहाँ खाने खिलाने को बहुत बार और बहुत है। वो जो कहा जाता है कि और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, उसके और गम में ही शामिल है ये खाना खिलाना भी। तेगली के यहाँ खाने को रूखा सूखा है, खिलाने को तरमाल। जाहिर है कि इस और गम का इस्तेमाल भी उनके यहाँ मोहब्बत के ही वास्ते है। ऐसे में जो स्वाद है न खाने के रूखे सूखे में है, न खिलाने के तरमाल में, वो है और बाकायदा स्वाद से आस्वाद बनकर बार के इस बयान में कि खराई हुई बजल 8 चाबला हलवा, हमें तो सतुआ चबैना तैयार बटले बा। और हम खरमिटाओ कैली हर रहीला चबाई के, भेवल धैल बा दूध में खाजा तोरे बदे। और डन कई के अपने रोज तो रहीला चबाईला, राजा के अपने खुरमा और बुनिया चबाईला। ठेंगे से तोहरे ठोड़ी और रहीला चबाईला, तोहके तो राजा पूड़ी और हलवा खियाईला। और उड़ल करई ईक करीला बिचार बहरी ओर, बसौंधी सतुआ तोहार और हमार बहरी ओर। ये भी बताया जाता है कि कितनी खटनी से प्रिय को पसंद इस पेट पूजा को उपराया गया है। बुनिया बसौंधी बर्फी बतासा लियाईला, धूरे के रसरी रामधे हम दोरे बदे। ये भी नहीं कि सारा का सारा ध्यान महज क्या खिला दें क्या पिला दें पर ही टिका है, मोहब्बतेतर और भी बहुतेरी बातों का ख्याल रखा गया है। ये बात अलग है कि वो भी निर्भ्रांत रूप से मोहब्बतार्थ ही है। देहिला पहिना तो है रात दिन में सब गहना, रजा तू जानला रैयत सुनार बटलेबा। और जरदोजी जूता टोपी दुपट्टा बनारसी, सहुआ से ले लिया आज रजा जट तोरे बदे। अपने के लोई लेहलीहा कमरियो बाधईल, कीनलीहा रजा लाल दुसाला तोरे बदे। इरादे और भी बहुतेरे हैं, चढ़ जायले कोनो बाहों पे सारे तो लेहिला, कंचन के गोप मोती के माला तोरे बदे। मलिया से देहली कह उलियावेल करी रजा, बेला चमेली जूही के गजरा तोरे बदे। झोला में लेहले पान तोहे संग रहल करी, कह देली है रिखैया तमोलिया तोरे बदे। ये नहीं कि तन के सिंगार के लिए ही, मन के सिंगार के लिए भी काफी कुछ है। ले आवा गुदड़ी से करतार जोड़ी और मुरुचंग, चिकारा ढोल तमूरा तैयार बटलेबा। तन बड़पन तो खैर एक आधी जगह है, वो भी आज के साहित्य सिनेमादिक में जितना आम तौर पर हुआ करता है उससे कम ही है। लेकिन मन बड़पन तो तेगली के यहाँ कुछ इस कदर लबालब और ठसाठस है कि मंगर में अब की रेती पे रजवा तोरे बदे, जरदोजी के तनाइला तंबुआ तोरे बदे। पारस मिललबा बीच में गंगा के रामधे, सजवाई देला सोने के बंगला तोरे बदे। संझा सवेरे घूम छलावा बदल बदल के, काबुल से मंगौली है घोड़ा तोरे बदे। अतर तू मल के रोज नहाई करा रजा, बीसन भरल धैलवा कराबा तोरे बदे। बुलबुल बटेर लाल लड़ावैले दुकड़ा, हम काबुली मंगौली हम मेढ़ा तोरे बदे। और कैसे संप्रेगी ये जरदोजी के तंबू है सोने के बंगले वाली साहबी। इसका फुलफंतास जवाब है तेगली के पास कि पारस मिल गया है मुझे, इस्माइल जोगी का संदूक भी ले लूंगा और इधर खजाना कारून का रजा तैयार बटलेबा। यही नहीं, सिखलीहा एक फकीर से कुन्नन बनावा हम, सोने के सजवाई देला छपर खट तोरे बदे। तो तय है कि प्रेम का ये वितान जितना जमीन पर है, आसमान में भी उससे कम नहीं है। और इसकी जमीन पर होने के नाते भी और आसमान में खिलने के नाते भी जो खिंचाव बनता है वो प्रेम के प्रति ही है, न कि इसके प्रेम के प्रति है या उससे प्रेम के प्रति है। उस प्रेम के प्रति है जो हजार कामनाओं के साथ भी, बिना किसी मोल तोल के भी, कभी कभार के दरस परस से भी राजी है कि कृपा किहल कराए कन्हैया कबहू कबहू। ये कबहू कबहू न जाने कितनी कसक समेटे हुए हैं, और कसक भी कैसी कैसी। एक तो यही कि कुन्नन तोहार बनौलन है राम जी, और तुम हो कि अपनी नहीं, राम जी की इस कला पर कुंडली मार के बैठे हो कि मेरे बारे में कुछ सोचते ही नहीं। रोज कहते हो कि आता हूँ और आज तक आ ही रहे हो। ये नहीं सोचते कि इस वादा खिलाफी के चलते कुछ कर बैठूंगा तो मुझे 7 से 14 साल की सजा हो सकती है। कसक की ना घर तू आवला हमरे ना तो बुलावेला, कि घर तो घर मेरे टोले में भी भूले भी कभी नहीं आए तुम। और जुल्म इससे भी बढ़कर ये कि औरन ते तो मिलत हो रजा धाए धाए के। कसक की जो दिलासा देने वाली बात है वो उधर से भी भंग की तरंग में है। कहाले रामधे बूटी के तार में रजा, मिले के तेग से अब्बा बिचार बहरीऊर।
और इधर से भी भंग की तरंग में ही है। तार में बूटी के मिलल के तुहे ले गईली, लामे रामे जे बहुत सान बुझावत बाटा। कसक इस बात की कि वही है जिसने मुझे मार डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और वो भी वही है जिसके ध्यान में होने के चलते ही मैं मरने से रह गया। खास बात यह है कि ये जो कसक है उसमें दीनता तो है ही, हीनता किसी किस्म की नहीं है, जबकि दीनता जो है वो भी खास कड़क किस्म वाली है। खिला पिलाकर पहना उड़ाकर प्रिय को लाजी करने की कोशिश और अपनी तड़प का इजहार जरूर है, अपनी चाहत का और उसके चलते जो सांसत है उसका, और जो राहत हासिल है चाहे जैसे जितना, उसका भी बयान बखान तो है। लेकिन है ये सब कुछ अपने लड़ भिड़ जाने में निसंकोच होने की चाशनी में लिपटे रहने देते हुए। अनायास नहीं है कि बसौंधी बर्फी के न्योते के साथ सुनीला गैबी पे गोजी चलल से सच हुई, पनारू नरको और चिथरू से खार बटलेबा जैसी प्रत्यक्षतः अप्रासंगिक सी लगती सूचनाएं भी अक्सर चस्पा कर दी गई हैं। ये अनजाने हैं तो काव्य नायक के सहज स्वभाव वश होने के नाते, और जानबूझकर है तो दबाव बनाने की महीन कूटनीति के नाते प्रशंसनीय है। चाहे रूप का बखान हो या रीझ का, खींच का, मान मनुहार का या उल्हानों का, अंतरदशाओं का या अभिलाष का, ऐसा बहुत कुछ है इस कविताई में जो एकदम से अछूता नहीं है। लेकिन ऐसा भी बहुत कुछ है जो छूता बहुत है। जैसे शायरी में छूट के सरवा सारे और सारन के ऐसे इस्तेमाल, दे के सारन के बहाली तू घरे चलावा, आज ना आए सका कौनो बखत कलावा, देखा चल जाइला उहे सरवा बतौले झाई, देख के कैसन हमनन के हो खड़क कलावा, सारे पछाइले चलल आवेले झाई देके, आगे हम जाइला तू पीछे से लपक कलावा, कौनो सरवा नहीं समझाए के कहते रजा, तेग से कौने बदे बाड़ा तू खड़क कलावा। इसी तरह भोजपुरी का एक शब्द है खनहन। किसी चीज का अपने तमाम अतिरिक्त पन से मुक्त हो जाना उसका खनहन हो जाना है। इस खनहन का जहाँ तक मैं जानता हूँ एक अश्रुत पूर्व उपयोग तेगली ने किया है। आवाला जीव में चूमी गरे से लगाए के यार, मुखड़ा तहार कीसने खनहन बा आजकल। शेर के एक मिसरे में जो कहता है कि साथ परछाई मतिन राजा फिरीला दिन रात, वही उसी शेर के दूसरे मिसरे में जब ये दावा करता है कि बन के पुत्री तोहरे आँखिन में समाइल बाटी, तो छू लेती है ये खुशफहमी, और वो खुशी भी छू लेती है जो तिगैले रामधे हमहू के सैकड़ों खेवा की सच्चाई को अगले ही मिसरे में इस रूप में सामने लाते हुए छलक जाती है। रहीले संगे जब राजा हमार बहरी ओर। तेगली के काव्य नायक की रीझ किसी सुंदर के प्रति है सो तो है ही, लेकिन वो ये आभास भी देते हैं कि सामान्य तौर पर वो सौंदर्य के प्रति ही है। रिखैया तमोली के यहाँ, गंगा के पार, गैबी पर, लक्सा पर, नदी के तीर, यहाँ तक कि अखाड़ों में भी वो इस सौंदर्य नाम की चीज से तंग है, जिसका नतीजा है ये कि सुनर का सारे गिरावैले हम के घोड़े पर, कहे के बांका बहादुर हई अम्मल बाटी। ये माशूक से बतियाते बतियाते सुनर का सारे से माशूकों की पूरी बिरादरी से ही बतियाने लगने जैसा है। और ठीक इसी तरह कभी कभी वो आशिक की तरफ से ही नहीं, आशिकों की पूरी बिरादरी की तरफ से अपनी शिकायत दर्ज करता है। धई के कोदो तू करेजा पे दरला बरबस, ई हमनन के भला काहे मुआवत बाटा। लेकिन एक सवाल ये भी है कि क्या आशिक और माशूक से अलग कोई बात तेग के यहाँ है ही नहीं? वैसे तो इन गजलों में भी कई शेर ऐसे हैं, जैसे कि तमाम लड़ाई भिड़ाई के बाद का ये एहसास कि लड़ाई झगड़ा बा कोई से और न मेल मिलाप, यही के जानीला हम ए तेग हम महासुन्नर। जैसे जरदोजी के तंबू तनवा देने के दावेदार के कलेजे से कढ़ाई ये बात कि मारे महंगी के हिया सूख के भैली चरखा, कहेले सब केहू दुबरी तो मोटाई बाड़े। और एक पूरी गजल तो सिर्फ और सिर्फ गोजी को ही समर्पित है। लगावे वाला हई हम हजार में गोजी, शहर में बस्ती में बन में उजार में गोजी, ई गोजी रामधे संयोग से लगल हाथे, रहेला जंगले बन या पहाड़ में गोजी। हालांकि कैसे कहे कोई कि इसमें भी गोजी से ही इश्क का ही बयान नहीं है। वैसे इस बदमाश दर्पण की पहली गजल का पहला शेर है, आयल करा निराले में रजा कबहू कबहू, कृपा किहल कराए कन्हैया कबहू कबहू। और अंतिम गजल का अंतिम शेर है, कैसन बना बना के बिगाड़ला मूर्ति, ए तेग तो से पुछीला कैसन कुम्हार बाय। बदमाश दर्पण इन्हीं दोनों के बीच है, और दुनिया भी, दुनिया भर की दुनियादारी भी। और जाहिर है कि उस दुनियादारी में जो बदमाशियां हुआ करती हैं वो भी, और उनमें खास बनारस वाली भी, तब के बनारस वाली भी। तेगली की उद्धृत काव्य पंक्तियां, बदमाश दर्पण, विश्वविद्यालय प्रकाशन वाराणसी।